तो गुलाब आप क्या कह रहे थे? सर, मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप युवा हों, फिर से आप अगर युवा हो जाएं, तो जो अभी तक आपके पास उपलब्ध ज्ञान अनुभव है, उसके आधार पर अपने युवा वर्जन को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो खुद को और बेहतर बना सके? ऐसा बहुत बेहतर है इसके बावजूद, और क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? आपकी बात सुन के मुझे वो गाना याद आ रहा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कई बार आदमी सोचता है कि काश फिर से जीने का मौका मिलता, काश ये मैं फिर से कर लेता। पर लाइफ की ट्रेजेडी ये होती है कि सिनेमा में रीटेक होता है, लाइफ में रीटेक नहीं होता है। लाइफ तो थिएटर की तरह है, और ऐसा थिएटर है जिसकी रिहर्सल नहीं है। थिएटर में भी रिहर्सल्स होती हैं, तो लाइफ के थिएटर में न रीटेक है न रिहर्सल है। तो हम सब जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, और उसमें हम गलतियां भी करते हैं, मूर्खताएं भी करते हैं। हमारे सारे फैसले, सारी बातें तो अच्छी होती नहीं। फिर उम्र के एक दौर पे आके ये लगता है, जब थोड़ी सी समझ आनी शुरू होती है, तो ये लगता है कि अरे हमने ये गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी, काश हमने ऐसा नहीं किया होता, काश हम इसको ऐसे कर दिए होते, ऐसा होता तो क्या होता। ऐसा आदमी सोचता है। जहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि मान लो कोई जादू हो जाए और वापस 50 साल के एक आदमी को, मान लो मैं 50 साल का हूँ और मेरे को 25 साल का कोई बना दे, मुझको ऐसा जादू हो जाए, और मेरे सामने मेरे 25 साल का वर्जन खड़ा हो, और 50 साल के आलोक पांडे को 25 साल के आलोक को मशवरा देना हो कि देखो मैं यहाँ पहुँचा, ये मेरे अनुभव हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या दूंगा। और इसको फिर हम फिलोसफिकल लेवल पे लेके चलते हैं, इसको आलोक पांडे से हटा करके सामान्य लोगों तक लेके जाते हैं। हम सब के जीवन के हिसाब से अगर इसको देखें कि हम अगर 50 वर्ष के हैं और हम अपने युवा वर्जन को, युवा संस्करण को अगर हमें ये कहना है तो हम क्या कहें। इसको हम दूसरे एंगल में भी देख सकते हैं कि जैसे हम पिता होते हैं और हम 50 साल के हैं, तो सामान्यतः हमारा बच्चा 25 साल का होगा मोटी मोटा, तो हम उसे क्या सलाह देना चाहेंगे। अच्छे माता पिता तो वही होते हैं, कहा जाता है कि जिन्होंने वो गलतियाँ जो उन्होंने की, वो गलतियाँ, वो कमियाँ उनके बच्चों में ना आए, इसकी वो कोशिश करें। तो आप अपने 25 वर्ष के वर्जन को क्या कहेंगे, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। इसका रियल वर्जन ये है कि आप अपने 25 साल के बच्चे को, अपने 50 वर्ष की उम्र में एक पिता अपने 25 वर्ष के बच्चे को क्या कहेगा। दोनों एक ही बात के दो डायमेंशन हैं। दूसरे वाले से अगर हम जोड़ के देखें कि एक पिता अपने पुत्र को क्या कहना चाहेगा, वो ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये रियल ज़्यादा है ना। क्या कहेगा एक 50 साल का आदमी अपने 25 साल के बच्चे को। कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, कुछ करना, कुछ मत करना, जो उसने अपने जीवन में सीखे होंगे, जो उसके अपने अनुभव होंगे, जो उसने दूसरों के जीवन में देखे होंगे, जो उसने पढ़ के, सुन के, देख करके सीखा होगा, जो भी उसके अनुभव का संसार है, उसके आधार पे वह अपने 25 वर्ष के बच्चे को वह बहुत कुछ कहना चाहेगा, अपना और दूसरों का अनुभव जोड़ करके, कि बेटा ये करना, बच्चे ये करना, बेटी ये करना, और ये ना करना। क्यों ऐसा बोलेगा वो? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो दुख उसने उठाए, या उसने जो लोगों को दुख उठाते हुए देखा, उस दुख से उसके बच्चे को गुजरना पड़े। उसको दुख से बचाने के लिए गौतम बुद्ध भी यही तो कह रहे थे ना, कि ये मत करना, ऐसे रहना, क्योंकि ऐसे रहोगे तो दुख नहीं मिलेंगे तुम्हें। सभी महापुरुष तो यही कहते हैं कि इस राह पे चलना है ना, इस राह पे मत जाना, ये कुपथ है, ये सुपथ है, ये कुसंग है, ये सत्संग है। क्यों? क्योंकि कुसंग दुख देगा, कुपथ दुख देगा। तो जिसके अंदर भी जो भी महापुरुष है या श्रेष्ठ है, या जिसके भी मन में करुणा है, वो यही तो चाहेगा ना कि दूसरे को वो दुख न झेलने पड़े। छोटे संस्करण में अपने बच्चों के साथ, बड़े संस्करण में महापुरुष और सामान्य प्रजा, सामान्य लोग। तो क्या चीज़ें मैं अपने 25 वर्ष के वर्जन से बोलूँगा व्यक्तिगत रूप में, क्या मैं अपनी संतान से बोलूँगा व्यक्तिगत रूप में घर में, या क्या मैं आपसे बोलूँगा या औरों से बोलूँगा। हम भी 50, आप 25 के, वो बात भी यहाँ भी लागू होती है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि समय की कद्र करनी ज़रूरी है।
जो अभी 50 वर्ष, अब तो मैं 53 वर्ष का हूँ, पर पिछले 1-2 वर्षों से मुझे समय का महत्व ज़्यादा समझ में आना शुरू हुआ है। थोड़े और वर्षों से, 5-7-8 वर्षों से। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे समय का महत्व ज़्यादा समझ में आता है, और ये लगता है कि यही वो चीज़ है जो दोबारा पैदा नहीं की जा सकती। इसीलिए समय के सदुपयोग पर व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बल देता हूँ, क्योंकि पैसा दोबारा बना लेंगे, कार दूसरी खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, लेकिन समय आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। वो बहुत लिमिटेड करेंसी है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 36,500। अगर 100 साल आप जीवन जीते हैं तो आपके पास 36,500 टोटल दिन होते हैं। अगर किसी से ये बोला जाए कि तुमको दिए जा रहे हैं 36,500 रुपये और तुम्हें अपना शेष जीवन इस 36,500 रुपये में जीना है, वो आदमी पागल हो जाएगा कि 36,500 रुपये में अगले 50 साल में कैसे ज़िंदा रहूँगा। तो वर्ष ही होते हैं टोटल हमारे पास। अगर हम 100 वर्ष के हिसाब से देखें 36,500, जिसमें से आधे तो नासमझी में गुजर जाते हैं। जो आधे समझदारी में गुजरते हैं, अगर समझदारी आती है तो उसकी आधी तो रातें हो जाती हैं। तो 36,500 का आधा तो नासमझी में गुजर गया जब होश में नहीं थे। जब होश में आए तो जो हमारे पास बचा 18,000 समथिंग, उस 18,000 का दरअसल 1/3, 24 घंटे के हिसाब से 1/3 ही ऐसा होता है 8 घंटा सोना। तो 8 घंटा सोना निकाल दें तो वो तो निकल ही जाएगा, तो 2/3 आपके हाथ में आया मान लीजिए, तो और कम हो गया। 18,000 का 1/3 तो 12,000 बचा आपके हाथ में। तो 12,000 दिन ही तो टोटल आपके पास हुए होशो हवास के। ये तो करेंसी है आपकी समय की, 12,000 दिन। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि दिन बहुत सब कम है हमारे पास, वक्त कम है। समय का मिसयूज, समय का अपव्यय बहुत महंगा अपव्यय है। सबसे बड़ा वेस्टेज है टाइम का वेस्टेज। ये बात समझ में अब आती है। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, खुद से कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आप धन का सदुपयोग कम करो न करो, समय का सदुपयोग ज़रूर करो, क्योंकि धन तो आ जाएगा, समय कहाँ से आएगा, है ना। तो मैं पहली चीज़ तो ये बोलूँगा कि समय का सदुपयोग करें। अब समय का सदुपयोग क्या होता है? समय का सदुपयोग ये होता है वही कि जिससे आपका जीवन हर्षित हो, आपको आनंद आए, आप वो काम करिए। जिससे दूसरों के जीवन में आनंद उत्पन्न हो, वो काम करिए। क्योंकि अगर सब कुछ आपके पास है और आपके जीवन में आनंद नहीं है तो आप गरीब आदमी हैं। इसीलिए सम्राट दुखी होते हैं और भिखारी प्रसन्न होते हैं। संत प्रसन्न है जिसके पास कुछ नहीं है, राजा उदास है जिसके पास सब कुछ है। तो साधना तो आनंद की करनी है, पाना आनंद को है। ठीक। अब ये आनंद आएगा उन चीज़ों को करने से जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को तकलीफ दे के आपको आनंद मिलता है तो आनंद नहीं है, वो अत्याचार है। तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बिना साइड इफ़ेक्ट के, जहाँ आपको अच्छा, आप पे अच्छा असर हो, दूसरों पे अच्छा असर हो, वो काम करने चाहिए। इन कामों को करने से आनंद मिलेगा। समय का सदुपयोग करेंगे कहाँ? उन कामों को करने में जिनसे आप अच्छे होते हैं, दुनिया अच्छी होती है। ये समय का सदुपयोग है। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप कलाकार बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, जो भी, विदाउट साइड इफेक्ट, डाकू बनना उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। जो भी आप श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म, शुभ कर्म करना चाहते हैं, जिससे आपको सुख, खुशी मिलती है, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, अगर समय का सदुपयोग करेंगे तभी तो पेंटिंग में अपने वक्त को लगाएंगे। जाकिर हुसैन बनना चाहते हैं, तबला बजाएंगे, रियाज करेंगे, तभी तो जाकिर हुसैन बनेंगे ना। 18 घंटा शराब पी करके पड़े रहेंगे तो तबला कब बजाएंगे, रियाज कब करेंगे आप? इसीलिए बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग समय के दुरुपयोग की वजह से बड़े नहीं हो पाते हैं, उनकी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब जिस काम में उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, रियाज करना चाहिए था, वो काम उन्होंने नहीं किया, उनका समय दूसरी चीज़ों में ख़त्म हो गया। तो समय का सदुपयोग करना है। सदुपयोग का मतलब है वो चीज़ जो आपका उत्थान करे और दुनिया का भी उत्थान करे, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समय के सदुपयोग की बात मैं करूंगा अपने खुद से कि समय का सदुपयोग करना है और क्या करना है। ऐसा करना है जो तुमको अच्छा लगता है और दूसरे की भलाई भी होती है, दूसरे के लिए भी अच्छा हो, तुम्हारे लिए अच्छा हो। क्योंकि ये समझ भी तो कहाँ होती है कि क्या है जो करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या न करूं, यही नहीं पता होता है। कम से कम मुझे तो नहीं पता था बहुत लंबे समय तक, अभी भी बहुत ठीक से नहीं पता है।
अभी भी बहुत ठीक से नहीं पता है, उसकी तलाश जारी है कि वाकई वो कौन सी पहेली है जिसको हल करना है अपने को। उस राह पे चल रहे हैं। तो समय का सदुपयोग मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। पैसा भी हो या तो उसको क्यों वेस्ट करें, कुछ भी वेस्ट ना करो, चीज़ों का सदुपयोग करो। उस सदुपयोग में पहला तत्व है समय का सदुपयोग करना चाहिए। और वो काम करना चाहिए, करियर की बात करूं, जीवन की बात करूं, तो वो काम करना चाहिए जिससे आपकी आत्मा खिल जाती हो। भीतर फूल खिल जाता है, आप वही काम करिए। उसी को काम को करके आप बड़े बनेंगे, वही काम करिए, भटकिए मत। ये देखिए उम्र के उस दौर में जहाँ करियर का चुनाव करना होता है, रोजी रोटी के बारे में सोचना है, पढ़ाई लिखाई करनी है कि रोजी रोटी के बारे में सोच सकें, कुछ काम करना है कि रोजी रोटी के बारे में सोच सकें, उस लम्हे के पहले ही ये जानना समझना ज़रूरी है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, बच्चा क्या करना चाहता है, किस चीज़ में उसको समय, क्या काम करते वक्त उसको समय का एहसास ख़त्म हो जाता है, किस काम में उसको खेलने जैसा आनंद आता है, किस काम को करते समय वो थकता नहीं है। जिस चीज़ को करते वक्त आप थकते नहीं हैं, जिसमें खेलने का मज़ा मिलता है, जिसमें भूख प्यास समय का एहसास ख़त्म हो जाता है, ये वही वो चीज़ है जो आपका हुनर है, जो वो एक अद्वितीय कला है जो आपको मिली है। उसी को साधना पकड़ना, उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वही आपको बड़ा बनाएगी, जीवन की भौतिकता के रास्ते में बड़ा बनाएगी, और वही आपको भीतर से एक प्रसन्न मनुष्य भी बनाएगी। तो दूसरी बात मैंने पहला कहा सदुपयोग, दूसरा ये कहा कि जब करियर का, जीवन का चुनाव करें कि कौन सी राह पे चलना है, तो दुनिया की न सुने, शर्मा जी का बेटा वाला मुहावरा न याद करें। आप ये देखें जो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो 3 इडियट्स फिल्म भी कहती है, कि वो कौन सा राग है जो आपके भीतर लगातार बजता रहता है, क्या वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत सालों तक अच्छी लगती है, जिसका अच्छा लगना लगातार बढ़ता जाता है। पहले कम लगती थी, अब ज़्यादा लगती है, वो आग बढ़ती जा रही है, वो विरह बढ़ता जा रहा है। उसको पकड़ के उसको साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो अधिकांश लोग करने के लिए कुछ और पैदा हुए थे, करना कुछ और चाहते थे, उनकी ज़िंदगी कुछ और करते करते बीत जाती है, कट जाती है, उनकी ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं पैदा होता। वो गाना है ना, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जलते तो हैं और एक दिन बुझ जाते हैं, पर उसमें रोशनी नहीं होती है। रोशनी खुद के लिए भी नहीं होती है, भीतर भी अंधेरा होता है, और वो इतने रोशन भी नहीं होते हैं कि दुनिया में रोशनी पैदा कर सकें। दोनों तरफ से उनकी मौत है, खुद अंधेरा, बाहर अंधेरा, जीवन बेकार हो गया आपका। क्योंकि जीवन तो है जो पहले भीतर भी रोशनी करे और बाहर भी रोशनी करे, ये होना चाहिए। तो ये पहली बात तो ये हुई कि मैं बोलूँगा अपने 25 साल के वर्जन को या अपनी बच्ची को कि समय का सदुपयोग करना। दूसरा, राह वो चुनना जीवन जीने की जो तुमको पसंद हो। राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला। फिर लोग जीवन साथी चुनते हैं, लोग शादियां तय होकर कराते हैं, पारंपरिक ढंग से जो शादियां कराई जाती हैं, एक होता है आप अपना जीवन साथी चुनते हैं। हमारे शास्त्रों ने भी कहा कि कैसा होना चाहिए जीवन साथी, कहा पत्नी कैसी होनी चाहिए, सुमधुर भाषिणी होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने भी ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर, बहुत गोरी होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी विदुषी होनी चाहिए। एक ही लाइन कहा, पत्नी सुमधुर भाषिणी होनी चाहिए, सुंदर मधुर बोलने वाली होनी चाहिए। तो जीवन साथी आपको दिया जा रहा है क्या, आप चुन रहे हैं क्या? राह कोई भी हो सकती है साथी के मिलने की, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना है मुझे, कौन राह अच्छी है कौन राह बुरी है वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो भी आपका साथी बनने जा रहा है उसके बहुत सारे फार्मूले हैं दुनिया में। कई लोग कहते हैं कि स्त्री के संदर्भ में कि हाँ मैं चाहता हूँ ऐसी औरत मेरे बच्चे की माँ हो, मैं इसको अपने बच्चे की माँ के रूप में ऐसी औरत की कल्पना करता हूँ। किसी ने कहा कि साहब मुझे ऐसी स्त्री से शादी करनी है जिसकी इच्छाओं का आकाश संक्षिप्त हो। किसी ने मुझसे कहा कि मैं ऐसी औरत की, ऐसी स्त्री से शादी करना चाहता हूँ कि शाम को घर लौटने का मन करे। अलग अलग फार्मूले हैं।
मेरा ये मानना है, जो शास्त्रों ने कहा कि आपका जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो सुमधुर भाषी हो। ये सिंपल वाक्य नहीं है, इसका संबंध मधुर बोलने से नहीं है। मधुर कौन बोलेगा? जो भीतर से मधुर होगा। भीतर से जो मधुर होगा वो कैसा मनुष्य होगा? एक कुटिल आदमी भीतर से मधुर कैसे हो सकता है? जो सरल सहज आनंदमय होगा, जिसका चित्त, वही होगा मधुर आदमी, मधुर मनुष्य। तभी तो मधुर वाणी बोलेगा। वरना कितना भी रूपवान हो, कितना भी धनवान हो, कितनी भी पाक कला में सिद्धहस्त हो आपका जीवन साथी, कितना भी बड़ा विद्वान हो आपका जीवन साथी, अगर वह बातचीत में ही आपका अपमान करता रहे, वह बातचीत में ही आपका सम्मान न करे, वो बोले और आपका अपमान हो, तो फिर उसके किसी भी पकाए हुए भोजन का, उसके रूप का, उसकी विद्वता का क्या अर्थ है? तो मधुर भाषणी का मतलब मधुर व्यक्तित्व से है, तभी तो मधुर वचन निकलेंगे ना। तो ऐसा होना चाहिए आपका साथी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसका व्यक्तित्व सुमधुर हो। तो जब आप जीवन साथी चुनने चलो, शादी.com से चुनो कि जीवन साथी.com से चुनो, तो ध्यान ये रखो कि उसका व्यक्तित्व मधुर है कि नहीं है। और व्यक्तित्व की मधुरता का जो पहला प्रकटीकरण होता है वो उसकी भाषा से हो जाता है, उसके विचारों से हो जाता है, फिर उसके आचरण से हो जाता है। व्यक्तित्व मधुर होना चाहिए जीवन साथी, क्योंकि चुनना होता है 25 साल के व्यक्ति को। और तो एक अपने समय का सदुपयोग की बात की। दूसरा मैंने कहा कि मैं बोलूँगा कि भाई तू अपने मन का काम कर और जीवन साथी ऐसा चुन जो व्यक्तित्व का, जिसका मधुर हो। रूपवान हो तो ठीक, रूपवान नहीं तो ठीक, विद्वान हो ठीक, विद्वान नहीं हो ठीक, व्यक्तित्व मधुर होना चाहिए। आपको ऐसे सामान्य लोग मिलते हैं, सामान्य लोग जो जिनके व्यक्तित्व मधुर होते हैं। आपको विराट विद्वान मिलते हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत ही रुग्ण और रूखा होता है और आपका सारा स्वाद खराब हो जाता है। मधुरता जरूरी है। कौन जाता है, ऐसी मिठाइयाँ किस दुकान में मिलती हैं जो कड़वी हों? हर कोई मिठाई तो मधुर ही खाना चाहता है। हर कोई रस जो पीना चाहता है वो मधुर ही रस तो पीना चाहता है। कड़वा रस पीने कौन जाता है? कड़वा रस तो आप मजबूरी में दवाई के रूप में पीते हैं, करेले का रस। तो मधुरता जीवन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो चाहिए, और जो आपका पार्टनर है इसलिए उसका मधुर होना जरूरी है और आपको भी मधुर होना चाहिए। और ये करियर हो गया और ये पर्सनल लाइफ हो गई। तो प्रोफेशनल लाइफ बताई, पर्सनल लाइफ बताई और समय का सदुपयोग जो कि बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैं क्या कहूँगा अपने पुराने वर्जन से जिसको जीवन में आगे बढ़ना हो, क्योंकि मुझे लगता है अगर उसने समय का सदुपयोग सीख लिया और उसने अपने मन की राह पकड़ ली और साथ ही उसने ऐसा ढूंढा जो मधुरता की राह पे है, तो और बचता क्या है? इसी भूमि पर सारी बातें, हर छोटी बड़ी बात तो इसी पे शामिल हो जाती है। अगर वृक्ष ऐसा है तो जो फल निकलेंगे वो सारे फल अच्छे ही अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो आप भटकेंगे नहीं। भटकने से हजार मुश्किलें जीवन में आती हैं, हजार तरह से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, उससे आप बच गए। भटकने आपको पश्चाताप में ले जाती हैं, ग्लानि में ले जाती हैं, आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ती हैं। भटकनों से बहुत दिक्कत होती है। तो कम भटकेंगे आप, तो जो कम भटकेंगे आप तो सही राह पे चलेंगे आप। और राह कौन सी है? जो आपकी आत्मा की है, जो आपकी इच्छा की है, जो आप करना चाहते हैं। तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, अपनी मंजिल जो भी आपकी मंजिल है आप आगे बढ़ेंगे। और साथी चाहिए होता है, तो साथी ऐसा है जो मधुर है। और चाहिए क्या जीवन में? क्योंकि अगर ये सारे यही तो हैं, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अगर दोनों किसी का ठीक है तो सब ठीक है। क्योंकि आमतौर पे या तो लोगों की दोनों खराब होती है या एक खराब होती है और एक ठीक होती है। बहुत रेयर लोग आपको मिलेंगे जिनका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही तंदुरुस्त हो, बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर हम पहले से ही होशियार हो जाएं, हम पहले से अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर दें कि इन 3 बातों का ध्यान रखना तुम,
जब दोस्त चुनना जीवन साथी के रूप में प्रेम करना, तो जरा देख लेना कि कैसा है उसका व्यक्तित्व। रूप पे मत चले जाना। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, बहुत फास्ट अंग्रेजी बोलता है, बहुत इंटेलिजेंट है, उससे भी मत प्रभावित हो जाना। बुनियादी चीज ये है कि इसका व्यक्तित्व मुस्कुराता हुआ है कि नहीं है, मनुष्य कैसा है। तो जीवन साथी भी आमतौर पे यही होता है। 20-25 साल में आप प्रेम करते हैं, शादी वगैरह करते हैं, करियर चुनते हैं, इन्हीं दो दीवारों पे ही तो घर बनता है आपका। और अगर ये फंडामेंटल सही हैं आपके, तो बाकी आप माता पिता की सेवा, दुनिया की चिंता, दुनिया का ध्यान रखना, दुनिया को बेहतर बनाना, वो आप कर ही लेंगे। अगर आप एक भीतर आपके अंदर शांति है, आनंद है, तो बाकी आप जा कर के जंगल में आग नहीं लगाएंगे, पानी देंगे आप चलते हुए सड़क पे। जीवन आपका, अगर आपकी पत्नी से आपका संबंध अच्छा है, आपके जीवन में मधुरता है, तो आप जाके व्यभिचार नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे, अवैध संबंध नहीं स्थापित करेंगे, क्योंकि सारी समस्याएं तो उन्हीं से पैदा होती हैं ना। तो वो समस्या भी हल हो गई, इधर भी हल हो गई। और इसका फंडामेंटल कहाँ से शुरू होता है? समय के सदुपयोग से। तो मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा मुझे इस पर ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने वजन को यही बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने समय का उतना सदुपयोग नहीं किया जब मैं युवा था, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि समय का सदुपयोग करना है। हमें तो ये लगता है कि समय तो अनंत है, मतलब हाँ समय अनंत है, पर आपके लिए नहीं अनंत है। इस सिनेमा हॉल में आप एक दर्शक हैं, एक खास वक्त पे टिकट कटा करके आए, और आपका सिनेमा तो 3 ही घंटे का है। सिनेमा चलता रहेगा, पर एज ए दर्शक वो आपके लिए 3 घंटे का है, बस दैट्स ऑल। हमें लगता है कि ये सिनेमा हॉल चलता रहेगा और हम हमेशा देखते रहेंगे। नहीं जी, कोई और आएगा जो आपकी सीट पे बैठेगा। आज मैं इस कमरे में हूं, कल कोई और प्रोफेसर इस कमरे में बैठेंगे। यही जीवन की गति है। तो जब मुझे 3 ही घंटे बैठ के ये सिनेमा देखना है, तो इसको फिर मैं ठीक से क्यों ना देखूं? ये 3 घंटा देखने का जो किरदार है, मेरा जो कैरेक्टर है, ये किरदार मुझे ठीक से जीना है। तो फिर हर चीज़ अपन सही करने लगते हैं। तो नहीं पता था कि समय इतनी बड़ी चीज़ होती है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने ये भी नहीं बताया कि करियर की तलाश की कहानी कहाँ से शुरू होती है। रोजी रोटी की कहानी, हर कोई घिसा पिटा, पढ़ाई करो, नौकरी करो। क्यों करो? कितना पैसा, कौन सी नौकरी, क्यों? ये भी डिटेल में कभी किसी ने बात नहीं की। बस एक करियर हो जाए, रोजी रोटी चल जाए। भीतर तो घुसे ही नहीं, ऊपर ऊपर से ही निकल लिए। रोजी रोटी, रोटी से आगे गए ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान से आगे गए नहीं। दुनिया वहीं से तो शुरू और वहीं से खत्म थोड़ी होती है। जीवन साथी कैसा चुनना है, प्रेम करते समय क्या देख लेना तुम, ये भी नहीं किसी ने बताया कि प्रेम कैसे करते हैं। दोस्त बनाना तो क्या ध्यान में रखना, जाति देखना, धर्म देखना नहीं, ये देखो मनुष्य कैसा है, मधुर है क्या। अगर यही सब हम सिखा देते, 2-3 चीजें अपने बच्चों को, या हमें किसी ने बता दी होती, तो हमारे जीवन की, हम बहुत लोगों के जीवन की कहानी बहुत अलग होती, उनका अंत अलग होता। वरना मैं तो इतने सारे लोगों को देख रहा हूं जहां पे जैसे जैसे वो बूढ़े हो जा रहे हैं, पति पत्नी वो अलग अलग कमरों में सोते हैं, वो एक कमरे में सो नहीं सकते। मेरे एक मित्र हैं, उनके माता पिता जब उनके पास आते हैं तो ये स्पष्ट कह के आते हैं कि भाई 2 कमरे तुम्हारे घर में जब अलग अलग होंगे तभी हम आएंगे, हमको अपना सेपरेट रूम चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे को 5 मिनट के लिए बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, साथ भोजन करने को नहीं तैयार हैं। इतनी नफरत हो गई आपको 40 साल की शादी के बाद, 30 साल की शादी के बाद, कि अब नफरत तो पहले से थी, अब तो प्रकट हो रही है। बीमारी थी, बीमारी अब अपना रंग दिखा रही है। ये जीवन जीने के लिए आप आए थे क्या? क्योंकि मिला है वही 3 घंटा इस सिनेमा हॉल में, लिमिटेड है, 36,500 दिन। इसलिए आए थे कि कुड़ कुड़ करके, सड़ सड़ करके, मर मर के ये जीवन जीना था, जहां चिड़िया चहकती है, जहां गिलहरी मचलती है, बादल बरसते हैं। तो मैं तो बस इतना ही सबसे कहना चाहूँगा, अपने यंगर सेल्फ से भी यही कहना चाहूँगा, और उसके बहाने मैं अपने बच्चे से और दुनिया से कहना चाहूँगा। और भी चीज़ें हो सकती हैं जो उसमें मैं जोड़ सकता हूँ, फिलहाल नहीं ध्यान में आ रहा है। फिलहाल तो मुझे यही 3 बातें समझ में आ रही हैं। बाकी ठीक है, आपके पास
कुछ और हो तो बताओ, अगर मेरी बात में कोई कमी हो। सर, दो बातों पर तो कोई प्रश्न है ही नहीं, ना हो सकता है कि समय का सदुपयोग हम करें, और दूसरा कि जो इच्छा है जिस दिशा में हमें बढ़ना है आगे, करियर के रूप में सोचना है, जो आत्मा की आवाज़ है। पर एक जो तीसरा प्रश्न है और अक्सर युवाओं में उठता है, विवाह को लेकर के, करें या फिर ना करें, ये भी एक प्रश्न है। और इसका ठीक ठीक उत्तर हम नहीं अंदाज़ा लगा पाते क्या, क्योंकि हम इस उम्र तक, खास अभी की शिक्षा व्यवस्था है, एक उम्र तक हम विचारों में, धारणाओं में बद्ध से जाते हैं। तब ऐसे में कोई जीवन साथी चुनना हो या ना चुनना हो, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैंने मतलब मैं जब कह रहा था तीसरे मुद्दे पे, तो मैं विवाह, बहुत ज़्यादा विवाह की बात नहीं कर रहा था, मैं पार्टनर की बात कर रहा था, साथी की बात कर रहा था, मोटी मोटा। पर ठीक बात है, शादी उसका अथेंटिक वर्जन है, ये वही समाज हमारा स्वीकार करता विवाह है। उसका अथेंटिक वर्जन है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विवाह करने में हर्ज नहीं है। अगर विवाह, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी सबसे पहले और सबसे बाद में एक दूसरे के मित्र हों। अगर आपके विवाह का, आपके वैवाहिक जीवन का आधार मैत्री है, वही फंडामेंटल है कि आप सबसे पहले सबसे अच्छे दोस्त हैं आपस में, उसके बाद आप कुछ और हैं, फिर प्रेमी हैं, फिर जो हैं। पर मित्र अगर आप हैं तो आपको पता है मित्रता में समानता होती है, मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मित्रता में कोई पति परमेश्वर नहीं होता, कोई स्वामी नहीं होता, कोई चरणों की दासी नहीं होती। दो लोग जो एक दूसरे को बराबरी के लेवल पे रख करके ट्रीट करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मित्र भी तो दो मित्र आपस में एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं क्या? प्रेम करते हैं, पर फंडामेंटल उसका होना चाहिए मैत्री। क्योंकि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में भी हैं, या आप सिर्फ प्रेम कर रहे हैं, या आप लिविंग में हैं, या वैवाहिक जीवन में हैं, अगर मैत्री मूल आधार नहीं है तो आपका प्रेम भी छूटेगा, आपकी लिविंग रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो कल मुलम्मा उखड़ जाएगा नाटक का। मैत्री फंडामेंटल है, और मैत्री के सिद्धांत आपको पता है, उसका फंडामेंटल सिद्धांत है समानता। समानता क्या? समानता, आर्थिक समानता तो अलग चीज होती है, सम्मान की समानता। एक दूसरे को समान भाव से आप इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि मित्रों में तो गरीब भी होते हैं ना, गरीब मित्र हो सकता है, अमीर मित्र हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, तो सब धनी हो सकता है। तो लोग कहेंगे समानता क्या? समानता, समानता सम्मान की समानता। एक दूसरे की आंख में जो इज्जत है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वल है, वो बराबर का है, तो बाकी हर चीज़ आप पूरी कर लेते हैं। ज्ञान कम है आप पढ़ लेंगे, पैसा कम है कमा लेंगे। तो समानता, प्रेम की समानता, सम्मान की समानता, आदर की समानता ही मैत्री का आधार है। तो मैत्री वो चाबी है जिससे रिश्तों का ताला खुलता है और खुला रहता है। अगर आप मैत्री की चाबी फेंक देंगे तो रिश्तों के घर में ताला लग जाएगा जो खुलेगा नहीं। जितने रिश्ते दुनिया में टूटते हैं, अब ध्यान से देखें, स्त्री पुरुष के रिश्ते खास करके, वो मैत्री की अनुपस्थिति में टूटते हैं। मित्रता से कहानी शुरू होती है, आप पहले मित्र होते हैं, फिर प्रेमी होते हैं, फिर आप शादी करते हैं। ऐसे और मुड़ के देखें, मित्र हैं, प्रेमी हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो, और फिर शादी करते हैं। ये स्टेजेस हैं आपके। पर अगर पहले में आप नाटक वाटक से आपने मित्रता कर ली, प्रेम कर लिया, अगर नाटकबाजी आप कर रहे हैं तो किसी न किसी स्टेज पे ये बात बिगड़ जाएगी। तो शुरुआत तो मित्रता से ही होती है। मित्रता का फंडामेंटल ऑनेस्टली अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और वो है समानता, इज्जत की समानता, तो फिर वो बना रहेगा और आपका रिश्ता बना रहेगा। तो शादी करना नहीं करना वो अलग कहानी है, बात तो यहाँ रिश्ते की है, चाहे उसको जो भी नाम आप दें। दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहे हैं, शादी नहीं की और क्या निभाया है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पति पत्नी साथ ही रहते रहे पर एक दूसरे को गालियाँ देते हुए मर गए। ये भी हुआ है कि औरत करवा चौथ का व्रत भी कर रही है और पति को गाली भी दे रही है।
ये भी होता है दुनिया में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेकार है। तो पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, उसमें मैत्री भाव होनी चाहिए। पुत्र और पिता, पुत्री पिता, संतति से भी आपका संबंध तभी अच्छा चलेगा और लंबा चलेगा जब आप अपनी संतान के साथ मैत्री भाव रखेंगे। जिस दिन संतान को आप सेवक समझने लगेंगे, बड़ा भाई छोटे भाई को बोलेगा मेरे सामने कैसे बैठ गए, मेरी बात का जवाब कैसे दे दिया, जहाँ इस तरह की बात होगी कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मालिक है, कौन नौकर है, घर के मालिक हैं, घर के मुखिया जी हैं, इस तरह के सिस्टम से काम करने पे दिक्कत होती है। हाँ, घर का मालिक तो होगा ही, जहाज में कैप्टन तो होता ही है, देश का प्रधानमंत्री होता है, सेना का जनरल होता है, वो तो एक चीफ होता ही है, इस डिपार्टमेंट का एक हेड होता ही है, वो सिस्टम है, वीसी होता ही है, सिस्टम है। पर वीसी जिस दिन बाकी लोगों को अपना नौकर समझने लगेगा और अपने को स्वामी समझने लगेगा, उस दिन दिक्कत पैदा हो जाएगी। पत्नी को आप अपना नौकर समझने लगेंगे और अपने को घर का मालिक समझने लगेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। भूमिकाएं बटी हुई हैं, पत्नी की भूमिका अलग है, आपकी अलग है, पर कोई मालिक नौकर नहीं है, मित्र है और समान है। इस भाव को ध्यान में रखेंगे तभी कोई भी रिश्ता चलेगा, भाई भाई का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का, संतति से माता पिता का, नहीं तो नहीं चलेगा। और जी। कुछ? जी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मुझे कुछ बातचीत करने का मौका मिला, सुख मिला।